हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग इकोनॉमीज़ के एमसीक्यूज़ करेंगे और भारत की इकोनॉमी का नेचर को हम जानेंगे कि भारत की इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा जैसे इकोनॉमी का 4 लेक्चर्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल साइन अप स्टडी पे, उसको आप ज़रूर देखें। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एमसीक्यूज़ को बनाने में। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं वीडियोज़ को, फिर आप एमसीक्यू कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो इसके आगे जो लेक्चर्स होंगे वो इसी बेसिस पैटर्न पे होंगे। जैसे मैं एक टॉपिक को ख़त्म करूँगा पूरी तरह से, एक सब्जेक्ट को, जैसे इकोनॉमी का एक टॉपिक ख़त्म करूँगा, फिर मैं उसका एमसीक्यूज़ करा दूँगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे जो जितने भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक है वो चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी, जो टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी है वो क्या डिनोट करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हमने इकोनॉमी में, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो इकोनॉमी हमने 3 तरह का इकोनॉमी पढ़ा है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें ना, तो अगर देखिए प्रोडक्शन का 4 यूनिट होता है। एक होता है आपका कैपिटल, दूसरा होता है लैंड, तीसरा होता है लेबर एंड फोर्थ होता है एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अगर ये चारों यूनिट्स पे गवर्नमेंट और प्राइवेट, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों का एग्जिस्टेंस होना, दोनों का अधिकार होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सो इसमें अब देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन सेक्टर, बिल्कुल नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ हैवी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, बिल्कुल नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ डेवलप एंड अंडर डेवलप सेक्टर, बिल्कुल नहीं। यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, ऑप्शन बी जो होगा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का करेक्ट आंसर होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के एग्जिस्टेंस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाई इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ। हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था में जो है ना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को किस बेसिस पे बांटा गया, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है उसको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बांटा गया है, मतलब स्वामित्व के आधार पे बांटा गया है। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे देखिए मान लीजिए पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। पब्लिक सेक्टर है, जैसे हमने रेलवे लिया, रेलवे पे किसका अधिकार है? कोई प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार है? नहीं, इस पे पूरी तरह से गवर्नमेंट का अधिकार है। रेलवे के बारे में जो भी डिसीजन लेना होगा वो गवर्नमेंट लेगी। तो इस पे इसका मालिक कौन हुआ? गवर्नमेंट हुआ। यानी इस मतलब रेलवे का ओनरशिप किसके पास है? पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अगर हम प्राइवेट की बात करें, अगर हम प्राइवेट की बात करें, जैसे मान लीजिए इंडियन कंपनी, इंडियन एमएनसी की बात करते हैं, जैसे टीसीएस है। टीसीएस को गवर्नमेंट को तो टीसीएस तो गवर्नमेंट रन नहीं करती है, इसको कोई प्राइवेट व्यक्ति का कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति का ये कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में जो डिसीजन लेता कौन होता है? वो प्राइवेट व्यक्ति लेता है जिसकी ये कंपनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका प्राइवेट। तो इस बेसिस, यानी इसका ओनर इसके बारे में डिसीजन लेता होगा। तो हम जो है ना, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट को किस आधार पे बांटते हैं? ओनरशिप के आधार पे बांटते हैं, उस कंपनी के ओनरशिप के आधार पे बांटते हैं। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन बी नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिल्कुल ही नहीं। ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, बिल्कुल सही है। एंड यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं। यानी ऑप्शन ए, बी और डी गलत होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस के आधार पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को बांटते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि डुअल इकोनॉमी इज़ अ मिक्सचर ऑफ। जो डुअल इकोनॉमी है किसका मिश्रण है? तो डुअल इकोनॉमी जो है ना, उसका मतलब होता है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, और एक होता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डुअल इकोनॉमी। तो ऑप्शन देखते हैं।
जैसे ऑप्शन ए कहता है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये नहीं होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ही तो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो ये नहीं होगा। थर्ड सी कहते हैं स्टेट ओनरशिप बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑब्टेन थ्रू इंपोर्ट्स, नहीं होगा। एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन ये जो होगा ना डुअल इकोनॉमी का करेक्ट आंसर होगा। डुअल इकोनॉमी मिक्सचर है किसका, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर सेक्टर। जो पहले के ज़माने में जो जिस तरह से एग्रीकल्चर जो सेक्टर था और अभी का मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, डुअल इकोनॉमी। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी शोन अ रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग लास्ट डिकेड्स। लास्ट डिकेड मतलब पिछले 10 साल का जो ब्यौरा होता है उसके हिसाब से, तो रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 10 साल का रिपोर्ट के अनुसार जो होता है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो जो अगर 10 साल का एक डिकेड्स का अगर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे ना, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, सबसे ज़्यादा बढ़ा पिछले 10 सालों में। तो अब मैक्सिमम टाइम अगर उठा के देखेंगे ना, तो टर्सरी सेक्टर जो होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। और टर्सरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा मतलब योगदान देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो टर्सरी सेक्टर होगा। अब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर भी जान लेते क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर वैसा सेक्टर होगा और टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है ना, जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है डायरेक्टली नेचर से जुड़ा हुआ हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। एग्जाम्पल की तरह देखें तो एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया, उसका माइनिंग हो गया, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। उसके बाद फिशिंग हो गया, ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ये एग्जाम्पल्स हो गए। और सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करें ना, तो ये इसमें इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जितने भी बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ना वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं, टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हेन डेवलपमेंट इन इकोनॉमी टेक्स प्लेस द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन नेशनल इनकम। इसका कहने का मतलब है जब अर्थव्यवस्था में विकास होता है ना, तो जो टर्सरी सेक्टर का जो शेयर होता है नेशनल इनकम में वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कैसा रहता है। तो जो टर्सरी सेक्टर का जो शेयर आता है ना नेशनल इनकम में वो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन कहता है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन बी कहता है पहले बढ़ता है। ऑप्शन ए कहता है ऑप्शन ई कहला पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन बी कहता है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन सी कहता है कि वो कीप्स इंक्रीजिंग, बढ़ते ही रहता है। एंड ऑप्शन डी कहता है वो एक स्थिर रहता है। तो इसका जो ऑप्शन सी जो होगा ना कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है ना, तो जो टर्सरी सेक्टर का जो योगदान रहता है, शेयर रहता है नेशनल इनकम में ना, वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इंडिया इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया। इसमें से कौन सा सही होगा भारत को दिखाने के लिए, भारत को क्लासीफाई करने के लिए। ऑप्शन ए फूड डेफिसिट इकोनॉमी, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी अ ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट अ ट्रेड अ लेबर सरप्लस इकोन। ऑप्शन ए अ फूड डेफिसिट इकोनॉमी, ऑप्शन बी अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ऑप्शन सी ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी एंड डी अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। तो जो इंडिया को क्लासीफाई करने का जो जो सही तरीका है वो है आपका लेबर सरप्लस इकोनॉमी। लेबर सरप्लस इकोनॉमी, यहाँ बात सही है, अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो लेबर्स है वो बहुत सारे हैं,
ठीक है। तो इंडिया को हम लोग लेबर सरप्लस इकोनॉमी क्लासीफाई करते हैं। अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी, अगर वही हम अगर ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी की बात करें तो ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी का मतलब होता है ना, जब आयात से ज़्यादा निर्यात हो जाए, ठीक है। आयात की तुलना में अगर निर्यात ज़्यादा होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी। एंड ऑप्शन डी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब जब हम एडिशनल पेड करते हैं ना, किसी चीज़ के लिए हम एक्स्ट्रा पैसा पेड करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। तो जो इंडिया को क्लासीफाई करने का जो सही तरीका है वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जब क्या होते हैं, कंबाइन आता है ना, एक साथ आता है, दोनों का जब पार्टनरशिप होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर इसका एग्जांपल हम अगर देखें ना, तो सबसे जो अच्छा एग्जांपल होगा ना, जो मेट्रो प्रोजेक्ट हो रहा है ना, उसमें दोनों का, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर दोनों का पार्टनरशिप है। तो 7 नंबर जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट एलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे उसको कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, लो पर कैपिटा इनकम और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो इंडिया को क्लासीफाई किया जाता है, इंडियन इकोनॉमी को जो क्लासीफाई और कैरेक्टराइज किया जाता है, वो किया जाता है। तो पहले हम आंसर से पहले इस चीज़ों को समझ लेते हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है ना कि एग्रीकल्चर का डोमिनेंस पहले से रहा है, एग्रीकल्चर हमेशा से ही इकोनॉमी में मतलब एक अच्छा योगदान देता रहा है, ठीक है। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज जैसे जैसे भारत आगे बढ़ना, जैसे जैसे भारत का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल सेटअप हुए। तो इंडस्ट्री का जो मतलब इंडियन इकोनॉमी में जो योगदान था ना, वो शुरू से ही नहीं रहा है। वो जैसे जैसे भारत डेवलपमेंट हुआ, भारत में विकास जैसे जैसे हुआ, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ना, वो उसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी में कैरेक्टराइज उसको नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते। तीसरा, लो पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल। एंड फोर्थ, मैसिव, या भारत में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 1, 3 एंड 4 यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ और क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन इंडिया प्लान इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन, इंडिया में जो प्लान इकोनॉमी होता है किस पे आधारित रहता है। ऑप्शन ए गांधीयन सिस्टम, ऑप्शन बी सोशलिस्ट सिस्टम, ऑप्शन सी कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड ऑप्शन डी मिक्स इकोनॉमी सिस्टम। तो जो इंडिया में प्लान इकोनॉमी रहता है ना, वो सोशलिस्ट सिस्टम पे आधारित रहता है, ठीक है। सोशलिस्ट सिस्टम पे हमने जो इकोनॉमी है ना, हमने 3 तरह का इकोनॉमी पढ़ा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी रहता है ना, उसमें वो उस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार रहता है। वो क्या रहता है, वो समाज सुधार और सामाजिक जो विकास होता है ना, उसके लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। उसको उसमें ध्यान में रखा जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इंडिया में प्लान्ड इकोनॉमी होता है ना, वो सोशलिस्ट सिस्टम पे आधारित होता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहता है जब मतलब सोशल वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लोगों को ध्यान में नहीं रखा जाता, उस तरह को उसको कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी पूंजीवादी सिस्टम कहते हैं। मिक्स्ड सिस्टम होता है जब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का योगदान होना, इक्वल पार्टिसिपेशन, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर गांधीयन सिस्टम की बात करें तो गांधीयन सिस्टम का जो था वो था कि स्वदेशी, स्वदेशी, इक्वलिटी, नेशनलाइजेशन
और डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो था गांधीयन सिस्टम था। तो जो 9 का होगा वो ऑप्शन नंबर सोशलिस्ट बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कैसे हुआ। तो इन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया स्टार्ट विद सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइसेंसिंग पॉलिसी। भारत में जो लाइसेंसिंग पॉलिसी तो था ना वो उसमें चेंजेस आए, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर ए जो ये होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब भारत में शुरुआत हुआ तो क्या हुआ, जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, जो स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस है वो कम हुए। उसके कारण क्या हुआ था ना, जो फॉरेन कंपनीज होती, फॉरेन इंडस्ट्री जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत ज़्यादा आया, ठीक है। तो ये आर्थिक, जो भारत की आर्थिक स्थिति था ना उसमें काफ़ी डेवलप, मतलब जब फॉरेन कंट्री जाएगी अपना इंडस्ट्री यहाँ सेटअप करेगी तो क्या होगा, ये इनकम का एक स्रोत जनरेट होगा, इनकम का एक सोर्स जनरेट होगा, जिस कारण भारत की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ ना तो फॉरेन कंपनीज आई, अपने बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप की, जिससे रोज़गार भी जनरेट हुआ, इकोनॉमी भी बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी इकोनॉमी। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए होगा ना, सब्सटेंशियल चेंज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में चेंज होने के कारण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा 4 लेक्चर्स का एक MCQ वीडियोज़ होगा। इसके बाद हम नेशनल इनकम का जो कंप्लीट किए हैं उसका वीडियोज़ मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊँगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।